हेलो स्टूडेंट्स, मेरा मतलब है हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्त इसलिए कह रहा क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले, इस वीडियो को सुनने वाले बच्चे छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े बच्चे भी हो सकते हैं, है ना। वो जूनियर स्कूल के बच्चे भी हो सकते हैं, मिडिल स्कूल के भी हो सकते हैं, कॉलेज में जाने वाले बच्चे भी हो सकते हैं। एक और बात यह है कि हम लोग पढ़ाई सिर्फ स्कूल में ही तो नहीं करते। हम लोग जब कैरियर में होते हैं तब भी पढ़ाई कर रहे होते हैं। उम्र के अगले पड़ाव में अगर हम लोग 30 से ऊपर के हैं, 40 के ऊपर के हैं, तब भी पढ़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि तब भी हमारे अंदर में सीखने की इच्छा होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि कुछ और जान सकें, कुछ और सीख सकें, कुछ और पढ़ सकें। तो इसीलिए बात उठती है कि ये पढ़ना कैसे आता है। तो आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे हम लोग, और इस सवाल का बड़ा प्यारा जवाब लिखा है अरविंद गुप्ता जी ने, जो बहुत बड़े एजुकेटर रहे हैं, जिन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए नई नई और मनोरंजक तरीके ईजाद किए हैं, है ना। मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, और आज हम लोग इस पर सीखने जा रहे हैं कि पढ़ना कैसे आता है। क्या कोई तरीका है, इसका कोई फार्मूला है, कोई मेथड है जिसके ज़रिए लोगों को पढ़ना आ जाए। तो सबसे पहला जवाब तो इसका यही है कि पढ़ना पढ़ने से आता है। पढ़ना पढ़ने के अभ्यास करने से आता है, प्रैक्टिस करने से आता है। बाकी ये जो क्वेश्चन है, इसकी बारीकियों को हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कि आखिर पढ़ना कैसे आता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि दुनिया में करोड़ों लोगों ने पढ़ना सीखा है। आबादी बढ़ती जा रही है, हर साल बच्चे पैदा होते हैं, और हर साल स्कूल में, जूनियर क्लासेज में, नर्सरी में, एलकेजी यूकेजी में बच्चों का एडमिशन होता है। तो दुनिया में करोड़ों लोगों ने पढ़ना सीखा है, और इसके लिए जो वो विविध प्रणालियाँ, अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं, मेथडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, वो तो है ही। कोई वर्णमाला, मेरा मतलब है अल्फ़ाबेट से शुरू करता है, तो कोई संपूर्ण वाक्यों से शुरू करता है। फ्रैंक स्मिथ, ये नाम है दुनिया के एक जाने माने भाषाविद का। भाषाविद का मतलब ये कि जिन्होंने लैंग्वेजेस पर, भाषाओं पर, उसके डेवलपमेंट पर काफ़ी रिसर्च किया है। तो 70s में, 70 के दशक में उन्होंने पढ़ने की प्रक्रिया पर, इसके प्रोसेस पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया। देखो, इतना लगाव था उन्हें इस टॉपिक से कि उन्होंने एक रिसर्च कर डाली। उन्होंने एक बड़ी नायाब पुस्तक, यूनिक पुस्तक, जिसका नाम है रीडिंग, ये लिखा। इसमें उन्होंने पढ़ने की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, उसको एक्सप्लेन किया है, समझाया है। इस निहायत उम्दा किताब में एक ही राजनीतिक संदेश है। क्या? कि पढ़ना पढ़ने से आता है। कैसे आता है? पढ़ना पढ़ने से ही आता है। तो बच्चों को पढ़ने के लिए इनकरेज करने के लिए उन्होंने पढ़ाई क्लब की सिफारिश की। उन्होंने क्या कहा कि भाई स्टडी क्लब्स होने चाहिए जहाँ पर बच्चे पढ़ा करें। इसके साथ साथ में उन्होंने ये भी बताया कि बच्चे सड़क सड़क चलते दुकानों पर लगे हुए लेबल को पढ़ें, बोर्ड पर लगे इश्तिहार को पढ़ें, बस पर लगी तख्ती जिस पर बस का नाम, नंबर, नेम प्लेट होता है, उसे पढ़ें, फिल्मों के पोस्टर पढ़ें, लोकप्रिय पत्रिकाएं, पॉपुलर मैगजीन्स, न्यूज़पेपर और बाकी सारी किताबें पढ़ें। तो बच्चे अपने आप ही पढ़ाई क्लब के सदस्य बन जाएंगे। पढ़ाई क्लब, स्टडी क्लब। ओके। अब अगली बात उठती है कि भाई जो पढ़ा है उसका मतलब समझना। जो भी कुछ पढ़ा है उसका मतलब समझना, क्योंकि अगर हमने मतलब नहीं समझा, अर्थ नहीं समझा, तो वो बात हमारे जहन में रहेगी नहीं, है ना, वो हमारे काम नहीं आएगी। तो अमेरिका के एक महान शिक्षाविद जॉन होल्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा है। वो कहते हैं कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट एक स्कूल में देखा था। ये स्कूल शहर के आर्थिक रूप से सबसे गरीब इलाके में स्थित था। शहर में भी जोन्स होते हैं ना, पॉश एरिया, जहाँ पर सबसे धनी लोग रहा करते हैं, बड़े पोस्ट के लोग रहते हैं। तो उसी तरह से एक इकोनॉमिकल वीकर जोन भी रहा होगा, ऐसी कॉलोनी रही होगी जहाँ पर गरीब बच्चे रहते होंगे। तो यहाँ जो स्कूल था उसमें ज़्यादातर अफ्रीकी मूल के अश्वेत बच्चे ही आते थे। अश्वेत शब्द का मतलब है ब्लैक्स, लेकिन मैं ब्लैक नहीं कहूँगा, सांवला बच्चा कहूँगा, है ना, कि जो उतना गोरा नहीं है जितना अमेरिकन बच्चे होते हैं या फिर ब्रिटिश बच्चे होते हैं। इन बच्चों की सरकारी पाठ्य पुस्तक, मेरा मतलब है गवर्नमेंट
स्कूल्स की टेक्स्ट बुक्स, है ना, टेक्स्ट बुक्स ये थोड़ी बोरिंग हुआ करती थी। बच्चे इन किताबों से पढ़ना नहीं चाहते थे। बच्चों की स्कूल की टेक्स्ट बुक पढ़ने में बिल्कुल रुचि नहीं थी। कई शिक्षकों ने, कई सारे टीचर्स ने इन किताबों से सिखाने की कोशिश की, बच्चों को पुस्तकें पढ़ने के लिए इनकरेज किया, बट दे फेल्ड, है ना, उनका प्रयास असफल रहा। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होगा। तभी अचानक स्कूल में एक नई ट्रेनी शिक्षिका आई, है ना। जो नए टीचर्स रखे जाते हैं ना, दे आर नोन टू बी ट्रेनीज। उनकी ट्रेनिंग का एक पीरियड होता है, 6 महीने, 1 साल, 3 महीने, अलग अलग होता है। तो एक ट्रेनी मैडम आई, ट्रेनिंग शिक्षिका आई, उसने सारी तस्वीर ही बदल डाली। उस स्कूल का पूरा उन्होंने सिनेरियो चेंज कर दिया। तो कैसे चेंज किया, ये चीज़ भी हम लोग जानेंगे। वो बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के नए तरीके खोज रही थी। उनकी क्लास में अधिकांश बच्चे कैसे थे? अधिकांश बच्चे हम लोग जान रहे हैं ना कि गरीब बच्चे थे, अश्वेत बच्चे थे। तो अभी हम लोग अगले पेज पर चलते हैं। बस 1 सेकेंड में, 2-4 सेकेंड में मैं ज़रा सा जो मैंने ये रफ वर्क कर रखा है आपको समझाने के लिए, उसे इरेज कर लूँ, है ना। ओके, हो गया। तो अब हम लोग समझेंगे कि वो जो ट्रेनी शिक्षिका आई थी, आखिर उन्होंने क्या चीज़ किया ऐसा कि पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है स्कूल का, ये जानेंगे। ओके, क्यों ना इसे भी रेज करते हैं। गुड। तो अब हम लोग जानेंगे इस ट्रेनी शिक्षिका के बारे में कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या जादू कर दिया। वो बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के नए तरीके ढूंढ रही थी। उनके क्लास में अधिकांश गरीब अश्वेत बच्चे थे, अभी अभी मैंने बताया। उनके घरों में क्योंकि पुस्तकें थी ही नहीं, इसलिए उन्होंने कभी पुस्तकें पढ़ी ही नहीं थीं। परंतु एक चीज़ ऐसी थी जिनका उनके जीवन में बाहुल्य था, जो उनके जीवन में भरपूर था, है ना। यहाँ पर बाहुल्य को हम लोग समझेंगे भरपूर। ओके, तो वो कौन सी चीज़ थी जो उनके जीवन में खूब सा था, भरा पूरा था? वो था संगीत, म्यूजिक। उस शिक्षिका ने जो किया वो अत्यंत ही सरल था। उसने उनके लोकप्रिय गानों के मोटे मोटे अक्षरों में 4 शीट्स पर लिखा और उन्हें कक्षा में टांग दिया। क्या किया मैम ने जो उनके पॉपुलर सॉन्ग थे, उनके गाने के शब्दों को, सेंटेंसेस को, अक्षरों को मोटे मोटे चार्ट्स पर लिखा और क्लासरूम में टांग दिया। अब क्योंकि ये गाने बच्चों को कंठस्थ थे, पूरी तरह से याद थे, है ना। इसे उन्होंने पढ़ करके नहीं सीखा था, सुन करके सीखा होगा, गा करके सीखा होगा। तो ये गाने बच्चों को कंठस्थ थे, इसलिए वो जल्द उन्हें पढ़ने भी लगे। पहली बार उन्हें लिखित शब्द का अपने जीवन से कुछ ताल्लुक, कुछ रिलेशन नज़र आया। ताल्लुक का मतलब होता है संबंध। चार्ट पर जो कुछ भी लिखा हुआ था उसमें उनकी ज़िंदगी की कशिश, वेदना, व्यथा और उनकी आकांक्षाएं गुथी हुई थी। तो उनके जो गाने थे वो चूँकि उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए गाने थे, तो ज़िंदगी में जोश की बातें होती हैं, तकलीफ़ की बातें होती हैं, खुशी की बातें होती हैं, सेलिब्रेशन की बातें होती हैं, सपनों की बातें होती हैं। तो ये सारी बातें उनके गानों में थीं। तो लोकप्रिय गानों के चार्ट इन गरीब अश्वेत बच्चों की पढ़ाई में बहुत कारगर सिद्ध हुए और धीरे धीरे वो बच्चे पढ़ना लिखना सीख गए। तो यही जादुई काम किया था ये जो ट्रेनी मैम आई थी उन्होंने, है ना। उन्होंने किस चीज़ का सहारा लिया? उन्होंने म्यूजिक का सहारा लिया। बच्चे जो गाना गाया करते थे उन्हीं को उन्होंने चार्ट पेपर पर सजा दिया। तो बच्चे गाने भी लगे, गा तो रहे थे पहले से, वो अक्षरों को, सेंटेंसेस को पहचानने भी लगे। अब बात आती है कि पढ़ाई की सार्थकता क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है ना। जिस चीज़ को लेकर के हम लोग बचपन से लेकर के 14-15 साल तक परेशान रहते हैं, मेहनत करते हैं, स्कूल जाते हैं, आते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं, मम्मी पापा की बातें सुननी होती हैं, अरे पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। अड़ोस पड़ोस में सभी कहते हैं, टीचर्स कहते हैं कि पढ़ाई करो। तो उस पढ़ाई की सार्थकता क्या है ना।
उसकी वैल्यू क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम लोग समझेंगे। एंड इम्पोर्टेंस, ओके, ये जानना ज़रूरी तो है ना। अब भाई मिठाई मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मिठाई टेस्टी होता है, मीठा लगता है, उससे मन को अच्छा लगता है। तो यही बात पढ़ाई को लेकर की स्टूडेंट्स को समझनी चाहिए। तो पढ़ाई ऐसी हो, पढ़ाई कैसी हो, पढ़ाई ऐसी हो जो छात्र के लिए जीवनदायी और सार्थक हो, है ना, जो उसके लिए ज़िंदगी बनाने वाली हो, जो उसकी लाइफ को सपोर्ट कर सके, है ना, उसकी लाइफ में वैल्यूज़ ऐड कर सके। तो अक्सर पाठ्यक्रम का मतलब है सिलेबस, छात्र के जीवन से पूरी तरह से कटा हुआ होता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि स्कूल के सिलेबस में, चैप्टर्स में ऐसी बातें लिखी होंगी जो अलग हैं और ज़िंदगी में कुछ और ही हो रहा होता है, तो बच्चे रिलेट नहीं कर पाते। तो इस हालत में छात्र उसमें कोई रुचि नहीं लेते, है ना, इंटरेस्ट नहीं दिखाते। भारत में प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत एडल्ट एजुकेशन के लिए कुछ विकसित अधिकांश शैक्षिक सामग्री इसी प्रकार की है। किसान मजदूरों के लिए लिखी गई पुस्तकों का उनके जीवन के शोषण से, है ना, उनकी लाइफ को जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जो गरीबी उन्हें झेलनी पड़ रही है, उससे कुछ लेना देना नहीं होता। इसी कारण ज़्यादातर प्रौढ़ शिक्षण कक्षाएं, एडल्ट क्लासेज जो होते हैं, वो सिर्फ कागज़ों पर रिकॉर्ड में ही दौड़ती हैं। वो सरकार की फाइल्स में दिखेगा कि इतने स्टूडेंट्स आए, इतने क्लासेज हुए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं। लोग जाते ही नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी पढ़ाया जाता है वो डायरेक्टली उनकी जीवन से जुड़ा हुआ नहीं होता। तो शिक्षण की, एजुकेशन की शब्दावली, उसकी वोकेबलरी भी स्कूल ना गए लोगों की पुरजोर खिलाफत करती है। खिलाफत करने का मतलब है अगेंस्ट में, विरोध करना। जैसे कि क से कबूतर के स्थान पर अगर कर्ज होता तो एक किसान, एक गरीब आदमी ज़्यादा आसानी से समझ पाता। दंत स से सरस्वती की बजाय अगर सूद लिखा हुआ होता, वही ब्याज, तो शायद ऐसी शब्दावली एक गरीब शोषित की ज़िंदगी में ज़्यादा मायने रखती। ऐसा होता है। अब जैसे मैं बताता हूँ, मैंने ये महसूस किया कि जो पर्टिकुलरली 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने उनकी एक ख़ास प्रॉब्लम सुनी है, उस पर ध्यान दिया है कि वो सोशल स्टडीज़ की किताबें मन लगा के नहीं पढ़ते। तो एक्चुअली में दोष स्टूडेंट्स का नहीं है। एक तो उस किताब का प्रेजेंटेशन ऐसा है, उसका सिलेबस ऐसा है, उसका टेक्स्ट मटेरियल कुछ ऐसा है कि जो उनकी लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता। दूसरी बात, टीचर्स के पढ़ाने का तरीका। सोशल साइंस, उसे पढ़ाने के लिए उसके एग्जाम्पल्स को, उसकी बातों को लाइफ से रिलेट करके पढ़ाने की ज़रूरत है। और इन चीज़ों को टीचर्स को भी काफ़ी इंटरेस्ट लेकर के पढ़ाना चाहिए, ज़िंदगी से जोड़ करके बताना चाहिए। जैसे अगर आपके स्टेट में, आपके देश में इलेक्शंस हो रहे हों, तो आप पॉलिटिकल साइंस की चीज़ों को इससे रिलेट करके बच्चों को पढ़ाया करें, समझाया करें। चाहे गांव में पंचायत का चुनाव हो, चाहे शहर में मेयर का चुनाव हो, चाहे आपके राज्य में मुख्यमंत्री, एमएलए, असेंबली इलेक्शंस हों, या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हों, जो हर 5वें साल होता है, लोकसभा का। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं सोशल साइंस की, जो बच्चों को ज़िंदगी से जोड़ करके समझाई जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो हम लोग बातें कर रहे थे कि भाई किताबों में जो लिखा होता है वो ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ होनी चाहिए, तब बच्चे ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। आगे नाम आता है सिल्विया एस्टन वार्नर। इन्होंने 24 साल तक न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति आप समझते हो ना, ट्राइब्स, आदिवासी जनजातियाँ, जिनके रहन सहन का अंदाज, लाइफ स्टाइल काफ़ी पुराना होता है, क्योंकि वो अक्सर जंगल या जंगल के करीब रहते हैं। वो मतलब उनके घर के लोगों का स्कूल से आना जाना शहर से थोड़ी दूरी सी होती है, तो शहरी ज़िंदगी के बारे में, लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में, टीवी मीडिया में क्या हो रहा है उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। तो सिल्विया एस्टर्न वार्नर ने 24 साल तक न्यूजीलैंड में माओरी ट्राइब्स के साथ में, उनके बच्चों के साथ में काम किया। 24 ईयर्स।
उन्होंने भाषा को सरल बनाने के लिए कक्षा की सभी वस्तुओं पर, क्लास की सभी वस्तुओं पर लेबल्स चिपकाए। लेबल जैसे पंखा, कुर्सी, मेज, दरवाज़ा, ब्लैक बोर्ड, है ना, इस तरह के लेबल उन्होंने चिपकाए। क्योंकि बच्चे इन वस्तुओं को रोज़ाना देखते थे, इन चीज़ों को, इसलिए जल्दी ही बच्चों उन शब्दों के साथ में बच्चों की दोस्ती हो गई, है ना। चेयर पर एक स्टिकर लगा था जिस पर लिखा हुआ है चेयर। टेबल तो था, उस पर एक स्टिकर लगा हुआ है जिस पर था टेबल या मेज, है ना। दरवाजे पर स्टिकर चिपका था जिस पर लिखा हुआ है डोर या दरवाज़ा। तो इस तरीके से बच्चों ने ये सारे शब्द देख देख करके सीख लिए। जिन चीज़ों को वो रोज़ देखते थे, सीख लिया उनको, और वे उन्हें पढ़ना भी सीख गए। तो एक्चुअली में क्या होता है ना कि बच्चों ने अक्षर, अल्फ़ाबेट्स नहीं पढ़े, उन्होंने उन चित्रों को याद कर लिया, उन सिंबल्स को याद कर लिया। तो फिर इस तरीके से धीरे धीरे उनको याद हो गया होगा, समझ गए, वो सीख गए। सिल्विया इन बच्चों से रोज़ाना कोई भावनात्मक शब्द पूछती थी, इमोशनल क्वेश्चंस, है ना। कभी बच्चे कहते शराब, क्योंकि उनके पिता अक्सर शराब पी कर के, धुत होकर के घर लौटते थे और माँ को मारते थे। तो शराब, ये उनके सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ सब था। फिर सिल्विया बच्चों से शराब की कहानी सुनाने को कहती। तब बच्चे अपने घर की आप बीती कहानी सुनाने लगते और उसे सुनाते हुए अक्सर वो बिलख करके रो भी पड़ते थे। सिल्विया बच्चों द्वारा सुनाई कहानी को उनके ही शब्दों में चार्ट शीट पर लिख देती। चार्ट शीट, वो जो चार्ट पेपर होता है ना, जो स्कूल में बच्चों को प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है। क्योंकि वो बच्चों को खुद की भुक्तभोगी दास्तां थी, है ना, बच्चों की अपनी ज़िंदगी में बीती हुई कहानी थी, इसीलिए इसको लिखा गया है भुक्तभोगी। इसलिए बच्चे उसे आसानी से पढ़ने लगते। 6 महीने में इस स्कूल में इस प्रकार की 60 सचित्र कहानियाँ लिखी गईं, कॉमिक्स लिखी गईं 60। और कहानियाँ भी कैसी कैसी, बच्चों के जीवन का ताना बाना, है ना, बच्चों की अपनी बिताई हुई ज़िंदगी, कि बच्चे अपने घर पर कैसे जीत रहे थे, अपने आस पड़ोस में कैसे रह रहे थे, ये सारी चीज़ें, इस तरह की बातें। अच्छा, अब पढ़ना पढ़ने से आता है, इसी में अगला नाम हम लोग जानेंगे एक रिवोल्यूशनरी टीचर के बारे में, जिनका नाम है शिक्षक गिजू भाई। तो गिजू भाई ने पढ़ने पढ़ाने की दुनिया में क्या प्रयोग किए, क्या उन्होंने इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है, वो हम लोग जानेंगे। इनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में जानेंगे। क्या नाम है? गिजू भाई। तो 1930 के दशक में भावनगर, गुजरात, ये जगह पता होगी आपको। गिजू भाई ने भी शिक्षा में एक अनूठा प्रयोग किया। अनूठा इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग तरह का यूनिक एक्सपेरिमेंट किया। इसे नेशनल बुक ट्रस्ट ने दीवा स्वप्न, है ना, डे ड्रीम्स नामक पुस्तक में छापा है कि उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किए। मेरे ख्याल से ये जो किताब है हर स्कूल में रखी हुई होनी चाहिए, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट स्कूल्स में तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर वहाँ पर बड़े बुरे हालात होते हैं। बच्चों के लिए ज़रूरी फैसिलिटीज़ नहीं होती, बेंच नहीं होती, कुर्सी नहीं होती, बच्चे नीचे ज़मीन पढ़ते हैं, उनकी लाइब्रेरी में किताबें नहीं होती, तो उनके जो टीचर्स होते हैं ना, उनका भी मनोबल थोड़ा गिरा हुआ रहता है। तो ये किताब वहाँ होनी चाहिए। अब गिजू भाई के पढ़ाई के तरीके के बारे में जानते हैं। गिजू भाई रोज़ाना बच्चों को एक नई कहानी सुनाते। बच्चों को इसमें अपार आनंद आता था, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, ओके। और वो रोज़ नई नई कहानियों की फरमाइश करते, रिक्वेस्ट करते। शाम को बच्चे उन कहानियों पर नाटक रचते और इससे धीरे धीरे बच्चों की भाषा पर पकड़ मजबूत हो गई। अब उन्होंने डायलॉग, संवाद रटना बंद कर दिया। अगर वो कुछ भूल जाते तो वहीं मौके पर नया डायलॉग रच देते थे, है ना। तो बच्चों की भाषा पर, लैंग्वेज पर ऐसी पकड़ डेवलप हो रही थी। नए सत्र की शुरुआत में गिजू भाई ने बच्चों को नई पाठ्य पुस्तक खरीदने से मना किया, नई किताबें खरीदने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी कक्षा में
50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स। ओके, सभी के पास एक जैसी पाठ्य पुस्तकों हो, सबके पास एक जैसी टेक्स्ट बुक हो, तो ये कितनी गलत बात होगी। सब लोग एक ही चीज़ सीखेंगे। इसलिए तुम इस बार कोर्स की किताबें मत खरीदना, मुझे 3 किताबों के लिए पैसे दे देना, फिर मैं हर बच्चे के लिए 3 अलग अलग सचित्र कहानियों की किताबें, कॉमिक्स, चित्रकथा, है ना, जिसमें डायलॉग लिखे होते हैं और स्टोरीज भी होती हैं, वो सचित्र कहानियों की किताबें खरीद करके लाऊंगा। इस प्रकार गिजू भाई ने बिना किसी सास किए, है ना, उन्हें गवर्नमेंट के ऑफिस से कोई ऑर्डर नहीं मिला था, फंड नहीं मिला था, ना ही किसी वर्ल्ड बैंक से उन्हें कोई फंड मिला था, बिना इन सब की सहायता से बच्चों को खुद के साधनों से एक क्लासरूम लाइब्रेरी का उन्होंने गठन किया। उनका सपना था कि मेरे बच्चे 3 घिसी पिटी सरकारी किताबें नहीं, वो 150 150 उम्दा किस्म की हाई क्वालिटी बुक्स को पढ़ सकें। तो गिजू भाई की पुस्तक दीवा स्वप्न शिक्षा पर अपने देश की सबसे मौलिक कृति है। गिजू भाई ने बच्चों को व्याकरण किस प्रकार सिखाई, वो पद्धति भी बहुत रोचक है। अगर अपनी भाषा सीखने की शुरुआत व्याकरण से की है, अगर आपने भाषा सीखने की शुरुआत व्याकरण से की है, तो सुनिश्चित समझिए कि बच्चों को उस भाषा से आजीवन नफरत हो जाएगी। अब सोचो, जिन लोगों की लैंग्वेज हिंदी है, जिन लोगों की लैंग्वेज इंग्लिश है, जिन लोगों की लैंग्वेज बांग्ला है, तमिल है, तो क्या जन्म लेते ही हम उन्हें ग्रामर पढ़ाते हैं? नहीं, वो अपने घर की भाषा, है ना, मदर टंग, वो तो बस आसपास में मम्मी पापा लोगों को बोलते हुए सुनते हैं और वो सुन करके धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं, बस ऐसे ही सीख जाते हैं, है ना। इसीलिए गिजू भाई ने ये बात कहा कि भाई जिस लैंग्वेज को पढ़ाना है, अगर आप शुरू से ही उसकी ग्रामर पढ़ाएंगे तो बच्चों को उससे नफरत हो सकती है। ये बात मैंने आगे के स्टैंडर्ड्स में भी देखी है कि 5th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में कई बार बच्चों को ग्रामर को लेकर के थोड़ा सा इस तरह का इरिटेशन होता है। तो गिजू भाई अपने तरीके से हर एक मुश्किल काम को खेल में बदल देते थे। क्रियाएं, है ना, एक्शंस, वर्ब सिखाने के लिए उन्होंने कागज़ की छोटी छोटी पर्चियों पर क्रियाएं लिखीं, एक्शन वर्ड्स लिखे, जैसे कूदना, हंसना, सोना, चलना आदि, और इन पर्चियों को मोड़ करके एक टोकरी में रखा जाता था। फिर बच्चे एक एक करके आते, टोकरी में से एक पर्ची निकालते और उसके निर्देश के अनुसार एक्टिंग करते। बाकी बच्चों को अटकलें लगा करके, है ना, अटकल अंदाज़ा लगा करके उस क्रिया को बूझना समझना होता था। और इस खेल में बच्चे सहजता से क्रियाएं, एक्शन वर्ड्स सीख जाते थे। क्रियाओं का मतलब है एक्शन वर्ड्स, और इसमें उन्हें बहुत आनंद भी आता था। तो आपने देखा ना, आपने सुना कि किस तरीके से गिजू भाई ने बच्चों के पढ़ने लिखने के तरीके को इंटरेस्टिंग बना दिया और उनके लिए आसान बना दिया। तो ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, ये मैं चाहूँगा कि हर बच्चा, हर गार्जियन, हर शिक्षक चाहे वो प्राइमरी स्कूल के टीचर हों, चाहे वो सेकेंडरी स्कूल के टीचर हों, हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर हों, या फिर इवन कॉलेज के भी टीचर हों, प्रोफेसर हों, तो उन्हें ज़रूर देखना और सुनना चाहिए कि आखिर हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए। और इसमें हम लोगों ने किस सवाल का जवाब ढूंढा है कि पढ़ना कैसे आता है। और इसका जवाब कैसे था? जवाब था कि पढ़ना पढ़ने से आता है, लेकिन वो पढ़ने का तरीका होना चाहिए, है ना। पढ़ना पढ़ने से आता है, तो बच्चों में पढ़ने का अपना एक तरीका होना चाहिए और बच्चों को पढ़ाने का भी एक अच्छा तरीका होना चाहिए, इंटरेस्टिंग तरीका होना चाहिए। तो ये हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ये ढूंढें, देखें, समझें, समझाएं कि किस तरह के बच्चे को कैसे पढ़ाना है, आखिर उसका बैकग्राउंड क्या है, आखिर उसकी प्रॉब्लम्स क्या है,
है ना। आखिर वो हेजिटेट कर रहा है तो क्यों, अगर वो कोई चीज़ नहीं सीख रहा है तो क्यों। कुछ बच्चे सुन करके सीखने वाले होते हैं, कुछ बच्चे बोल करके सीखने वाले होते हैं, कुछ बच्चे लिख करके सीखने वाले होते हैं, कुछ बच्चे एक्ट करके सीखने वाले होते हैं। तो पढ़ने लिखने के बारे में इस तरह के और भी वीडियो, इस तरह के और भी लेक्चर्स आते रहेंगे। एक बार मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई होप आज का ये वीडियो, ये जो एक मैसेज था कि पढ़ना पढ़ने से आता है, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो इसके बारे में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, है ना। और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, है ना। मिलते हैं ऐसे ही कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ में, लेक्चर्स के साथ में, चैप्टर्स के साथ में, है ना। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।